Beginner's box 2, question number 1, 2, 4 and 7. Beginner's box 2 में जाओ, 1 and 2. Beginner's box ये तो 1 है. Beginner's box 2, question number 1. हाँ, question number 1. 1 में देखो क्या डाउट आएगा. Select the incorrect set of statements. अच्छा, theoretical question है ये, ठीक है. पहला क्या है, work done by the surrounding in case of infinite expansion is more than in the single stage. तुम्हें करेक्ट बताना है. तो सराउंडिंग का वर्क डन मतलब वर्क डन बाय अस इन केस ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन और सिंगल एक्सपेंशन, किसमें ज्यादा होता है? सिंगल एक्सपेंशन में वर्क डन पूरा एरिया अंडर कब होता है, और यदि इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगा तो एक छोटा सा बॉक्स आता है, तो लेस होता है ना. याद है, रिवर्सिबल वर्क डन इज लेस देन, सॉरी, इरिवर्सिबल इन केस ऑफ कंप्रेशन, और एक्सपेंशन में इसका अपोजिट होता है. ये जो मैंने बताया था. ऐसे हो गया. ये हो गया डब्ल्यू इरिवर्सिबल, और ये था डब्ल्यू रिवर्सिबल. इन केस ऑफ एक्सपेंशन क्या था, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट हो बताना. करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स था ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया. इनफिनाइट एक्सपेंशन में क्या हो गया हो, नहीं, वर्क डन बाय द सराउंडिंग इन केस ऑफ इनफिनाइट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन इज मोर देन सिंगल स्टेज ऑफ एक्सपेंशन. ये तो राइट जाएगा. वर्क डन बाय द सराउंडिंग की बात कर रहा है ना, उसका मॉडुलस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका मॉड जो होगा मतलब जो निगेटिव पॉजिटिव हटा दें तो बट बाई द सराउंडिंग में स्पेशली लिखा, बाई द गैस नहीं. बाई द गैस लिखते तो मैक्सिमम होता. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हर बुक में लिखा हुआ है और आते रहता है. ये स्टेटमेंट से इसे याद कर लेना. वर्क डन, साइन के साथ लिखा है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा. हाँ, वर्क डन बाई द गैस वो क्या है, इज मैक्सिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाता है, एरिया अंडर कर्व ना, एरिया अंडर कर्व एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बट उसने क्या चेंज कर दिया है यहाँ पे, बाई द गैस की जगह ऑन द गैस की बात कर रहा है. तब क्या होगा, क्लियर हुआ? हाँ, तो उल्टा होगा, तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा, मतलब अपोजिट होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. ये स्टेटमेंट याद कर लेना, ये स्टेटमेंट हर बुक में, और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दिया उन्होंने और कुछ नहीं बताया, तो मैंने डिटेल बता दिया, बुकलेट में भी डिटेल है ये. सेकंड, irreversible work done is always greater than the reversible work done with sign. नहीं, ऑलवेज नहीं हुआ ना. irreversible work done कब, नहीं, विथ साइन की बात कर रहा है, तब तो सही हो जाएगा ना. irreversible work done यदि
यहाँ पे देख रहे हो एक्सपेंशन में तो ग्रेटर है देन द रिवर्सिबल वर्क डन, साइन के साथ। एक -50 है तो एक -5 है, ऐसे। यहाँ विथ साइन बोले हम लोग, तो W irreversible इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल, यही होगा ना। विथ साइन W irreversible इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल, राइट। इन केस ऑफ कंप्रेशन क्या था, कंप्रेशन ले लोगे, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया W irreversible, और नीचे वाला का था W रिवर्सिबल। तो कौन सा ग्रेटर ग्रेटर है, इरिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल ना, विथ साइन की बात करें तो। क्लियर हो गया अभी? Okay. याद आ गया ये सब? हाँ, नेक्स्ट करें हम लोग। थर्ड, on an ideal gas in case of single stage expansion and compression system as well as surrounding are restored back to their original state. Okay. आइडियल गैस के केस में सिंगल स्टेज एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग फिर अपने वापस स्टेट पे आएगा? तो इरिवर्सिबल का मीनिंग ही क्या हुआ, वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन और कंप्रेशन करोगे तो अपने स्टेट में नहीं आता वो, रिवर्सिबल है वो, किसी भी स्टेज में रिवर्स हो जाता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट जाएगा। इफ अ गैस इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम is taken from state A to B, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, बहुत स्लो ले जा रहे हैं A से B की ओर, बाई 4 सक्सेसिव सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, फिर तो एक ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन वी कैन प्लॉट 4 पॉइंट्स ऑन PV इंडिकेटर डायग्राम, कर सकते हो क्या? हाँ, बताओ। आज केम लेट आर टेकिंग डाउट्स ऑफ थर्मल लेक्चर, हाँ देते, तुम लेट आए थे, राइट। हाँ, इसमें 4 पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं क्या, बताओ, कौन बताएगा? सिद्धि ने बोला नो, हम बताओ सिद्धि क्यों? हाँ सार्थक, बताओ, तुम बताओ।
कौन आंसर कर सकता है बताओ? सिद्धि, हाँ बोलो। हम लोग इरिवर्सिबल ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को सिर्फ फाइनल। अनम्यूट करो फिर से, हाँ बोलो। सर हम लोग इरिवर्सिबल का ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते क्योंकि हम लोग को सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट्स मालूम होते हैं। करेक्ट, उसका ग्राफ नहीं आता अपने पास, बस इनिशियल और फाइनल स्टेट्स होते हैं। ओके। मतलब वो हाइपरबोला टाइप कर्व नहीं ले सकते जो आइसोथर्मल प्रोसेस का होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाउट था, 2 में देखो, फिंगर्स बॉक्स 2, क्वेश्चन नंबर 2। W1, W2, W3, W4 is work done in isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric, reversible process. The correct order फॉर एक्सपेंशन, अच्छा ये भी बता दिया कि गैस एक्सपेंड हो रहा है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, किसमें ज्यादा वर्क डन होगा? तो एक्सपेंशन की बात करें तो वर्क डन की बात करें हम लोग, ऐसे ये हो गया आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल, इसका वर्क डन और कम आएगा, एरिया अंडर कर्व, ये एडियाबेटिक, इसका वर्क डन और कम होगा, और ये आइसोकोरिक, इसका वर्क डन जीरो, एरिया अंडर कर्व ही नहीं रहा इसका। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा? आइसोबारिक, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबेटिक, देन आइसोकोरिक। देख लो इससे रिलेटेड आंसर कौन सा। क्लियर हुआ, बताओ। ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला ना 50 लीटर ऑफ अ सर्टेन लिक्विड इज कन्फाइंड इन अ पिस्टन सिस्टम एट अ एक्सटर्नल प्रेशर 100 atm, ठीक है, 50 लीटर 100 atm pressure दिया, प्रेशर इज सडनली रिलीज्ड, फाइनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज 10 atm, फाइंड द वर्क डन। अरे तो पीडीवी करना है फोर्थ में, 50 लीटर लिक्विड था, एक्सटर्नल प्रेशर 100 atm था, suddenly it released।
ठीक है, माइनस पी डीवी करो। क्वेश्चन नंबर 4 में तो 50 लीटर लिक्विड था और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 100 एटीएम, बट तुमने एक्सपैंड जो किया पी एक्सटर्नल 1 एटीएम रखा है, तो तुम्हें तो पी एक्सटर्नल से मतलब है, और वो 1 एटीएम से तब तक एक्सपैंड करो, 1 एटीएम बाहर डाल दोगे तो 100 से 99, 98, 97 डिक्रीज होगा, फाइनली 1 तक जाएगा, बट उसे रोक दिया गया 10 एटीएम पे। फाइनल प्रेशर 10 एटीएम पर आ गया, तो ही पूछा जा रहा है वर्क डन क्या होगा, तो पी एक्सटर्नल 1 एटीएम इंटू चेंज इन वॉल्यूम, उस समय तक चेंज इन वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, यही वर्क डन होगा ना। पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल 1 एटीएम और डेल्टा वी 1 लीटर, तो 1 एटीएम लीटर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो फोर्स डायरेक्ट क्वेश्चन है। -1 एटीएम लीटर, तो वो सिर्फ वर्क डन मॉडुलस पूछा, तो तुम उससे 1 एटीएम लीटर कर दोगे। हाँ, अब बताओ किसका क्या डाउट है, देखो। एटमॉस्फेरिक मतलब 1 एटीएम मानना होता है, एटीएम फॉर एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। वो वैरी करेगा, वो 760 है कि 740 है कि 600 है कि 500 है, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे तुम यूज करो, माउंटेन पे कि कहीं और। ओके डन। 7th 7 देखो, 7 में भी कई लोगों का डाउट है, देखें। a sample of 2 gram helium is taken through the process ABC, ऐसा तो क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने। हाँ, 2 किलोग्राम हीलियम है, आईजीएम आइडियल ले लो उसको, तो थ्रू द प्रोसेस ABC, A, B and C के थ्रू गया है। अनदर सैंपल 2 किलोग्राम ऑफ द सेम गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ADC, अच्छा अलग अलग प्रोसेस से ले गए हैं, ठीक है। देन द टेम्परेचर ऑफ द स्टेट्स A and B आर व्हाट, टेम्परेचर ऑफ द स्टेट्स A and B, सिर्फ A और B की बात पूछ रहा है, तो वहाँ PV इक्वल टू nRT लगाना होगा। हम लोग प्रोसेस से क्या मतलब है फिर, टेम्परेचर ही चाहिए ना। प्रेशर ए पे दिया हुआ है 5, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल भी मालूम है 2 किलोग्राम, तो nRT से आ जाएगा। फिर वो बी पे गया, तो वहां भी प्रेशर वॉल्यूम मालूम है, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा वो फिर। आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, देखो आंसर आ रहा है 7th में। 7th में आइडियल गैस लगाओ, देखो क्या आंसर आ रहा है। इसमें पुट करो।
आया आंसर क्या? PAVA इक्वल टू NARTS। हाँ, 7th का आंसर हो गया। नहीं तो मैं वैल्यू पुट करके बता, हो सकता नहीं हो रहा हूँ, देख लो। अच्छा, ऐसा यूनिट आर का वैल्यू 8.314 पुट करना है ना। 10⁴, यहाँ 10, 10⁴, 10, ये सब ऐसा यूनिट है ना। आ गया आंसर, ठीक है। 2 किलोग्राम, 2 × 10⁻³ भाई, हीलियम का मोलर मास 4, R 8.314 इंटू टी है। देख लो एक बार कैलकुलेशन, कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा है ना। और आ रहा है, आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन एक बार चेक करो। ओके, गॉट द आंसर, ठीक है। 5 × 10⁴ है क्या, बोलो। okay. तब आंसर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, तुम लोग ने खुद से कैलकुलेट कर लिया तब हुआ होगा। 5 × 10⁴। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अभी। अब इसके बाद बिगनर्स बॉक्स 3 में क्या डाउट है देखें। बिगनर्स बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 4, फिर से लिखो सब क्वेश्चन। अनुराग ने बोला क्वेश्चन नंबर 4, और बिगनर्स बॉक्स 3 में और कौन सा डाउट है। इसमें भी 7 क्वेश्चन, ओके। बिगनर्स बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर, श्रेयस ने पूछा सोनिस का, अरे कितने सारे डाउट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, आदित्य ने 3 पूछा, आर्यन ने 1 2 3 पूछा, तो 1 2 3, और अनुराग का क्वेश्चन नंबर 4। श्रेयस ने 5 6 पूछ लिया, तो 1 2 3 4 5 6। अनुष्का सेकंड थर्ड, सोनिस ने 3 7, मतलब 7 भी आ गया। 1 2 4 5 6 7, ओके। श्रेयस ने 5 एंड 6, वो तो हो गया। और आर्यन ने 1 2 3, गौरव ने 7। 1 to 7 में डाउट है, क्वेश्चन 7 ही थे, मतलब पूरे में डाउट है। ठीक है, देखो। The enthalpy change for the reaction 50 gram of ethylene with 50 ml of H2 at 1.5 atm is, pressure is तो डेल्टा यू क्या होगा। इथाइलिन और H2 दोगे तो इथेन बनेगा। C2H4 प्लस H2, C2H6 बना। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो डेल्टा एस दिया हुआ है, तो डेल्टा यू क्या होगा।
दोनों का प्रेशर सेम था, ठीक है। 50 ml इथाइलिन, 50 ml H2, इथिलीन और H2 50-50 है। प्रेशर दिया हुआ है, डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा U चाहिए फर्स्ट। कंप्लीट बिगनर्स बॉक्स में ये करना है, ठीक है। बिगनर्स बॉक्स 3, इसमें क्या दे दिया है, C2H4 प्लस H2 गिव्स आउट C2H6। ये जब गैस लोगे तो क्या होगा, दोनों का 50-50 ml था, T इक्वल टू 0 पे। ये 50 ml, इसके 50 ml से रिएक्ट किया, ये 0 था। T इक्वल टू T पे क्या था, दोनों सेम प्रेशर टेम्परेचर पे, तो ये 0-0 हो गया। ये कितना आएगा, 50 ml ही आएगा ना। 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल आता है, सिंस PV इक्वल टू nRT होता है ना, तो गेज-लुसाक्स लॉ इज वैलिड ना। ये मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू N ना, सेम P एंड T। रेडियोमेट्री में जैसे किया था वैसे 50 ml आ गया। अब हाँ, अब यहाँ पे डेल्टा H है, P डेल्टा V निकाल दो तो हो जाएगा। P डेल्टा V कितना होगा, प्रेशर मालूम है, चेंज इन वॉल्यूम मालूम है, अभी करो कितना आ रहा है। चेंज इन वॉल्यूम -50 ml है, ट्राई करो कितना आ रहा है, बताओ आंसर। नो आंसर टिल डाउन टिल इट। डेल्टा एस दिया हुआ है ना, डेल्टा यू, प्रेशर भी दिया हुआ 1.5, तो तुम्हें कौन सा यूनिट यूज करना होगा, एसआई यूनिट यूज करो। डेल्टा 0.31 इंटू 10⁻³ है, प्रेशर 1.5 atm, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दो, 1.5 इंटू 101,325। वो चेंज इन वॉल्यूम जो हो गया -50 ml है, उसको इसमें कर दो। 50 ml मतलब लीटर हो गया, लीटर से मीटर क्यूब लगा दो, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो अभी एसआई यूनिट में आ गया। फिर डेल्टा यू तुम्हारे एसआई यूनिट में आ गया। ट्राई करो, अभी सबका आंसर आना चाहिए। गॉट द आंसर आर्यन। और लोग का आंसर।
ओके, 4 आंसर आए और लोग के 4 ऑफ यू हैव आंसर्ड. -50 ml था ना. हाँ, ओके, गॉट द आंसर. ml है तो ml को लीटर में करोगे तो 15 × 10⁻³ लीटर. इसको मीटर क्यूब में करोगे तो और 10⁻³ या 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में इतना होगा. अब देख लो ये आंसर कितना है. ओके, सबका आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट करो. सेकंड में दो प्रोसेस है. एक 1 मोल आइस है, उसको कन्वर्ट किया गया वाटर वेपर में. तो पहले आइस किधर जाएगा? लिक्विड वाटर. लिक्विड वाटर से वाटर वेपर. आइस से जब लिक्विड वाटर आ रहा है तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन नहीं, डेल्टा एच बताना है ना. ओके, जस्ट 2 मिनट. दो मिनट रुको. प्लेस
ओके, चलो अभी देखते हैं। हाँ, डेल्टा ई और डेल्टा यू सेम है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन कुछ कुछ दिया था ना, क्या दिया था? हाँ, 1 मोल ऑफ आइस है कितना पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4.6 एटीएम प्रेशर। इमेजिन कर लो, उसका टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, 0 डिग्री पे ही है, तो आइस तो पहले वाटर बनेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर से वहां पे उसको गैस बना दिया गया। वहीं पे वाटर वेपर बनाया जा रहा है, प्रेशर बहुत कम रखा हुआ है, 4.6 mm ऑफ Hg है। तो जो आइस होगा डायरेक्ट वाटर वेपर में जाएगा, वहां पर लिक्विड नहीं बनेगा। आइस से लिक्विड और लिक्विड से यदि 1 atm रहता ना, ये ट्रिपल पॉइंट से नीचे है, ट्रिपल पॉइंट कंसेप्ट बताया था एक बार शायद मैंने, वैसे सॉल्यूशन चैप्टर में आता है, उससे नीचे रहेगा ना, तो कोई भी चीज है, कोई भी वो थिंग होगी, सॉलिड से गैस बन जाएगा डायरेक्ट। यहाँ भी डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस बन जा रहा है। तो तुम्हें डेल्टा एच और डेल्टा ई बताना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, तो डेल्टा ई तो ये दोनों को ऐड करके आ जाएगा। पर ग्राम दिया हुआ है ना। हाँ, तो दोनों को ऐड करोगे तो डेल्टा ई आएगा। और डेल्टा एच के लिए क्या होगा, डेल्टा एच विल बी डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो जा रहा है ना, आर इंटू टी, उससे हम लोग आ जाएगा ये पी डेल्टा वी, जैसे भी लेकर आप। ओके, तो देखो सेकंड का क्या हो जाएगा। डेल्टा ई कैलकुलेट करो। पहले तो फ्यूजन के लिए आइस से वाटर बनाया गया तो 80 कैलोरी दिया तुमने 1 ग्राम के लिए। फिर वही लिक्विड से वेपर बनाएंगे तो 596 और दोगे, तो 80 प्लस 596 कैलोरी देना पड़ा हम लोग को 1 ग्राम के लिए। और तुम्हारे पास कितना, 1 मोल मतलब 18 ग्राम है। तो डेल्टा ई कितना हो गया, 80 प्लस 596 इंटू 18। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, डेल कौन सा कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 2 ना, हाँ 2 में दे जाओ। डेल्टा ई 80 प्लस 596 कैलोरी पर ग्राम था, इंटू 18, इतना कैलोरी आएगा। देखो तो आंसर आ जा रहा है, 80 प्लस 596। हाँ, इसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट होगा, वी एच टू ओ वेपर बचा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो, एच टू ओ जो वो बना एच टू ओ वेपर, उसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ।
तो प्रेशर तो कैंसिल हो जाएगा, उसको पी एक्सटर्नल भी लिखते तो चल जाता, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो आएगा तो फिर वही वैल्यू ना, पी और ये हो जाएगा एनआरटी बाई पी। डेल्टा एन जी आर टी, नंबर ऑफ मोल 1 मोल, आर का वैल्यू कैलोरी में चाहिए तो 2 रख देना, 1.987, टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 डिग्री तो था 273 कैलोरी। अब डेल्टा ई मालूम है, पी डेल्टा भी मालूम है, डेल्टा एच कैलकुलेट करो, दोनों ऐड कर लो, देखो कैलकुलेट करके आ रहा आंसर। हाँ अब बताओ आंसर आया। करो सब, तुम लोगों को खुद कैलकुलेट करना है, लिखोगे करोगे समझ में आएगा। आ गया आंसर अभी।
हाँ अनुष्का बोलो। सर मुझे एक्चुअली डेल्टा ई पार्ट में डाउट था। क्या बताओ। सर वो आपने इंटू 18 कैलोरी क्यों किया? वो पर ग्राम था ना। हाँ, ओके ओके। हाँ वो पर ग्राम दिया हुआ था। क्या दिया होता है, लैटेंट रेट ऑफ फ्यूजन ऐसे दिया था ना। हाँ हाँ, तो फ्यूजन और ये इसको ऐड कर दोगे तो 1 ग्राम कितना था, तो 18 ग्राम का क्या होगा। ओके। हाँ ठीक है। सर और अगर डेल्टा ई फाइंड आउट करना है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन दिया होगा तो हमें बस ऐड करना होता है। किसको, अच्छा ये रिवर्स करने की बात कर रहे हो तुम लोग। हाँ ये 1 मिनट, कुछ तो रिवर्स सबने लिख दिया कैलकुलेट करके, ठीक है देखता हूँ। क्या बोल रही हो अनुष्का, फिर से बोलो, सॉरी। हाँ सर मैं बोल रही थी कि अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन दोनों दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में तो डेल्टा ई या डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ दोनों का ऐड करना होता है। हाँ दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, ओके क्योंकि वो दो प्रोसेस हो गया ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ओके। हाँ ओके। थैंक यू सर। हाँ राइट, एक बार क्वेश्चन मैं देखता हूँ, बताता हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड is 596 calorie per gram. The volume of ice in comparison to that of water is neglected. अच्छा हाँ हाँ, ये डेल्टा एच ही होगा, मैंने उल्टा किया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया ना, हीट मतलब डेल्टा एच ही होता है, मैंने लिखने में रिवर्स कर दिया। वही 3-4 लोगों ने बोला कि रिवर्स हो गया, आर्यन वगैरह, आर्यन, नित्या, और इन लोगों ने बताया, वो लिखने में मैंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया। ये जो होगा डेल्टा इंथाल्पी, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ समथिंग, हीट ऑफ जो भी रहे, इसका मतलब वो डेल्टा एच की बात कर रहा है ना। हीट ऑफ एनीथिंग या इंथाल्पी ऑफ एनीथिंग, मतलब इंथाल्पी मतलब डेल्टा एच। यहाँ लिखने में ही मैंने रॉन्ग कर दिया, वो क्या दिया था, डेल्टा एच दिया हुआ, तो इसको डेल्टा ई मैंने गलती से लिख दिया। हीट ऑफ एनीथिंग मतलब डेल्टा एच की बात कर रहा है, याद रखना। हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इंथाल्पी ऑफ कंबसन, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, राइट। हाँ, तो डेल्टा एच तुम्हें मालूम है, हीट ऑफ दैट। अब डेल्टा ई बताना है। अभी आंसर आ जा रहा है ना। ओके, तो थर्ड पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। The molar enthalpy of evaporation of benzene at its boiling point is 30.84 kilojoule per mole. What is the molar internal energy? इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट पे कितना है, 30.84। व्हाट इज द मोलर इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब 1 मोल का इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, तभी तो डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा यू बताना है। सेम कंसेप्ट जो अभी बताया। लिक्विड से ये क्या बन जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से गैस बन रहा है बेंजीन, है ना, 353 केल्विन पे। थर्ड, थर्ड पे जाओगे तो बेंजीन क्या लिक्विड है, बेंजीन से क्या बना रहे हैं हम लोग, बेंजीन गैस, है ना। डेल्टा एच विल बी डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, दैट इज डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना लोगे, 1 लोगे। ये तो लिक्विड है और ये गैस है, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो गया, 1 ना। हाँ, तो डेल्टा एच विल बी डेल्टा ई
इससे पहले ये सब वैल्यू लिख दूं, किसका किसका दिया हुआ, डेल्टा एच दिया हुआ था आई थिंक। डेल्टा एच का जो वैल्यू दिया हुआ है थर्ड में देखो, डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो है 30.84 किलो जूल पर मोल, 30.84 किलो जूल पर मोल, 30.84 किलो जूल पर मोल, 30.84 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल मतलब 78 ग्राम बेंजीन का, 78 ग्राम बेंजीन, उसका मोलर मास 78 ही होता है ना, तो 10 ग्राम का भी पूछ सकता है, 5 ग्राम का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, वो देखिए हम लोग। 30.84 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द मोलर इंटरनल एनर्जी चेंज, तो 1 मोल के लिए डेल्टा ई क्या होगा, 1 मोल के लिए डेल्टा ई कितना होगा बताओ। टेम्परेचर भी था तुम्हारे पास, टेम्परेचर 353, अभी करो ये तो जो बताया अभी। डेल्टा एस दिया हुआ है 30.84 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ये पर मोल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, एक मोल बेंजीन लेते हैं तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, वो कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा एन जी आर टी, ये 1 मोल ही आएगा, गैस तो 1 ही मोल है ना। डेल्टा एन जी इक्वल टू 1 माइनस इधर 0, 1 ही लोगे ना, 1 इंटू आर इंटू टी, आर क्या है 8.314 और टेम्परेचर हो गया 353 केल्विन, यही है ना। अब बताओ कितना आ रहा है इसका वैल्यू, ये जो आएगा डेल्टा ई किस में आएगा, जूल दिया था ना, सर्टेन जूल में आ जाएगा। देखो तो ये आंसर आ रहा है क्या, सेम है सेकंड, गॉट द आंसर। देखो तो आंसर इससे आ जा रहा है, फिर वो करना था वी आई टी इक्वल टू, यही वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम ना, वी आई टी टाइम इक्वल टू जितना एनर्जी चाहिए, एनर्जी कितना चाहिए उसका 3.084 ग्राम ना, 78 ग्राम के लिए 30.84, तो 7.8 ग्राम के लिए कितना होगा 3.084, यहाँ से वी ले लो आई ले लो, टाइम निकाल दो, टाइम सेकंड में आएगा, फिर देख लो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं अभी।
हो गया आंसर? गॉट बोथ द परफेक्ट आंसर्स, ओके ठीक है। तो थर्ड के बाद वी गो फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ, हाँ, enthalpy of combustion of glucose दिया, how many grams of glucose do you need to consume to climb a flight up a stairs rising through 3 meter? I think it is m 3 meter ही होगा। enthalpy of combustion of glucose मतलब डेल्टा एच कंबशन दिया हुआ -2808 एट 25 डिग्री। तो कितना ग्राम लोगे? ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है? C6H12O6 मतलब 180 ग्राम होता है। 180 ग्राम को बर्न करने से 2800 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। सो कितना ग्राम लोगे? एज्यूम वेट इज इक्वल टू 62.5 kg। किसका? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डू यू नीड? तुम्हारा अपना वेट 62 kg मान के चलो, टू क्लाइंब अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स थ्रू द 3 मीटर। 3 मीटर तुम्हें ऊपर चढ़ना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। और mgh के लिए तुम्हें कितना एनर्जी चाहिए? वहां पे दिया हुआ है कि 342 ग्राम से 2808 मिलेगा। तो पूछा कि कितना ग्राम बर्न करोगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी। मान लो x ग्राम बर्न किया तो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी? x बाई 342 इंटू 2808 इक्वल टू mgh। अभी देखो एक और नीचे दिया हुआ है, assume 25% ऑफ एंथैल्पी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। मतलब जितना आ गया उसका 25% भी करना होगा। तो 2808 x बाई 342 2808 इतना एनर्जी वो देगा, बट 25% ही हम लोग तक पहुंचेगा। ये यही होगा ना? अब ये यूनिट क्या था? जूल, किलो जूल, किलो जूल। इतना जूल हो गया। इंटू 25%, यही उसका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। इक्वल टू mgh 62.5 इंटू 9.81 इंटू हाइट 3 मीटर। एक्स का वैल्यू देखो कितना आ रहा है। Someone is in the waiting room, okay.
Got the answer? Okay. Next. A mountain of altitude हो तो 3 मीटर की जगह 300 कर दो, और कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट बस चेंज कर दो। फिफ्थ आएगा ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस इन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, बार बार आते रहता है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, है ना। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Heat of reaction at constant pressure कांस्टेंट पी, इसको डेल्टा एच बोलते हो, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वी, इसको डेल्टा ई बोलते हो। ये है डेल्टा एच। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है उसका डेल्टा एच बोलते हैं, वही इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ जो भी हो गया कंबशन वगैरह, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई बोलते हैं। उसने बोला कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई विल बी डेल्टा एन जी आर टी। इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसमें पुट करोगे तो डेल्टा एन जी कितना हो गया, उस साइड 12 मोल गैस है और 6 मोल H2O लिक्विड है, यही है ना। लेफ्ट हैंड साइड में 15 मोल O2 है। तो राइट साइड में 12 माइनस 15 माइनस 3, और क्या है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, किलो जूल में पूछ रहा है वो, -3। हाँ, -3, आर का वैल्यू 8.314 जूल में, बट किलो जूल में 1000, यही 1000 मिस होगा, ये ध्यान देना। टेम्परेचर 298, यही होगा इतना किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए इतना क्या डिफरेंस आता है वो। अभी देखो, आगे आपसे नहीं, ओके ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 6 में देखिए क्या है। PT diagram is given, T एंड T है, प्रेशर टेम्परेचर का दिया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर पहले इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, चल जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वर्क डन, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट के करीब है, चेंज इन वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम लोग, PV इक्वल टू nRT। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, प्रेशर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा बहुत इधर हुआ, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तो क्या होगा, PV इक्वल टू nRT, T बढ़ेगा, P ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वर्क डन निगेटिव आएगा। तो इतना पे आंसर हो जा रहा है क्या, नहीं, तो B एंड C दो आंसर हो सकता है। अब डेल्टा एच क्या हो जाएगा इसका, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी होता है, तो वो तो इंक्रीज ही होगा ना, एनसीपी डेल्टा टी।
तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब इसमें क्या होगा, V इंक्रीजेस तो वर्क डन माइनस P डेल्टा V एक्सपेंशन, निगेटिव निगेटिव वर्क डन, यही था ना, एंड डेल्टा H का वैल्यू NCP डेल्टा T और डेल्टा E का वैल्यू NCV डेल्टा T, जो भी रहे, यही पॉजिटिव है ना। 6 क्लियर हुआ? ओके, सेवेंथ को देखे हम लोग। How much heat in joule must be added to 0.25 mole of argon to raise its temperature from 20 degrees centigrade to 36 degrees centigrade at constant pressure? Cp का वैल्यू मालूम चल जाता है तुम्हें, हो जाएगा। डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है, एनसीपी डेल्टा टी ना, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता था एनसीवी डेल्टा टी कर देते। तो सीपी फॉर द मोनोएटॉमिक गैस कितना था, सीवी 3R/2, सीपी 5R/2। तो एन का वैल्यू है 0.25, सीपी का वैल्यू लिखो 5R/2 और टेम्परेचर दिया हुआ है 16। देखो आंसर आ रहा है। एनसीपी डेल्टा टी आ गया आंसर। कैलोरी में चाहिए था R2 रख देना, जूल में चाहिए था 8.3। देखो सबका आंसर आ गया अभी। Hmm, 8.314 गॉट द आंसर। ओके ठीक है। और कौन सा था, विग्नस फॉक्स ओवर, नेक्स्ट बताओ। थर्मो का असाइनमेंट क्वेश्चन 10 में डाउट है, मॉड्यूल ओवर। ओके, थर्मो का असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10।
ओके, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 19, 1 to 10 में कौन सा है, ऐसा करके पूछो। थर्मो का असाइनमेंट में क्वेश्चन 1 to 10, पहले 1 to 10 लिखो, नहीं तो आर्बिट्रेरी इधर उधर जाते रहेगा। 1 to 10 बता दो। वन टू टेन में केवल क्वेश्चन नंबर 7, 7 7 7, बाकी सब हो गए, राइट। ठीक है, 7 देखो, अभी हो जाना चाहिए। देखो तो 7th में क्या दिया हुआ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टिल 9th। अच्छा, 9th तक डिस्कस भी कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है। 7th कर चुके हैं डिस्कशन, फिर भी अभी तो क्लियर होना चाहिए। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है ना। और तुम्हें इसमें क्या गिवन है, डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा एच गिवन है -72.3 किलो जूल। डेल्टा एन जी का वैल्यू निकाल लो। राइट साइड में गैस कितने हैं, 1, और लेफ्ट में 2, तो 1 - 2 -1। आर का वैल्यू है 0.314/1000, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जस्ट अभी एक कैसा क्वेश्चन दिया, वही होगा ना, तो डेल यू आएगा। बट इसमें दोनों का अलग अलग मोल दिया हुआ है, तो तुम्हें ये देखना होगा कि कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। मैंने तो 1 मोल का ले लिया, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट करना होगा। ये डिस्कस किया था श्योर 7th। ओके, डिस्कस 7th। ठीक है, नेक्स्ट बताओ तब। 7th के बाद कौन सा है, 10th।
हाँ चलो बताओ। सेवंथ डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 और 11 की बात कर रहे हो तुम। देखो क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा तो ये असाइनमेंट में देखना है ना, ठीक है ठीक है। Reaction involving the gold has been particular interest to a chemist. Consider the following reactions. Delta is दिया हुआ, then डेल्टा HCl का दिया है, HBr का दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का डेल्टा दे। देयर वाज absorption of 0.44 किलो कैलोरी when HAUBr is mixed with 4 mole of HCl। मतलब सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करें तो वो रिएक्शन आएगा HAUBr plus 4HCl। व्हाट इज द परसेंटेज कन्वर्शन ऑफ HAUBr to HAUCl। हाँ, इस रिएक्शन को ऐड करो। अच्छा कुछ रॉन्ग देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 तो यही है ना असाइनमेंट जो भेजा था। रिएक्शन इन्वॉल्विंग गोल्ड हैज बीन पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू अ केमिस्ट। नहीं, फिर मैंने कौन सा असाइनमेंट भेज दिए थे? अच्छा लेवल 1 भेजा था क्या? गड़बड़ हो जाएगा फिर। इलेवेंथ नवंबर को भेजा था। इफ अ ट्राई एटॉमिक नॉन न्यूक्लियर गैस इज हीटेड आइसोथर्मली। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 8 बोल लो, कैसा है, ट्राई एटॉमिक करके लिखा होगा। अच्छा हाँ, मैं थर्मो थर्मो केमिस्ट्री देखने लगा था, थर्मोडायनेमिक्स देखना था। हाँ हाँ, गॉट गॉट इट। कितने क्वेश्चन भेजे थे मैंने ये बताओ, कितने क्वेश्चन भेज दिए थे तुम लोग को? 40, 42 तक, ठीक है। ऐसा तो इतना डिस्कस करना टाइम नहीं है, काम करता हूँ मैं। अभी तुम लोग को उसका सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, एक बार सॉल्यूशन चेक करो, फिर देखते हैं क्या डाउट आ रहा है। टिल 42, ओके।
सबका सॉल्यूशन भेज रहा हूँ तुम लोग को, ओके। ये सब क्वेश्चन जब भी आएंगे केवल एडवांस लेवल पे, मेंस के लिए कोई जरूरत नहीं। मेंस वाले क्वेश्चन मैंने भेजे नहीं तुम लोग को। अच्छा, फेज 1 2 में आई थिंक फेज 1 फेज 2। हाँ देखो सॉल्यूशन मैंने भेजा, जस्ट गो थ्रू इट। अब बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें। एलेवेंथ, एलेवेंथ ओके। देखो अभी उसमें एक डुलोंग और पेटिट लॉ दिया हुआ है ना। डुलोंग पेटिट लॉ वो क्या था, किसी को मालूम है? बताया तो मैंने एक बार। मोल कंसेप्ट के समय बताया था। एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू 6.2, ऐसे करके एक एक्सप्रेशन आता है। जितने भी सॉलिड एलिमेंट हो गए उसके लिए वही होगा, 6.2 कैलोरी पर ग्राम होता है। हाँ तो फिर वही है देखो। स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास इक्वल टू 6.2 कैलोरी में होता है ये। अब बताओ होगा वो? 6.4। ये 6.2 ही होता है, 6 के करीब होता है कुछ, 6.2 ही लो इसे। अब देखो क्या आएगा आंसर 11th का।
ये केवल सॉलिड के लिए होता है ना? आंसर्स नहीं दिया हुआ है तो तुम केवल आंसर का ये फोटोग्राफ चाहती हो, ठीक है, आंसर भेजता हूँ। मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है ना, ठीक है। अब जिससे तुम लोग आंसर भी चेक कर लो, देख लो। 80। ये किस बुक से है क्वेश्चन? ये नीरज कुमार करके एक बुक है, पटना के एक टीचर है उनकी। अब तो कोटा में पढ़ा रहा हूँ। हाँ देखो आंसर भेजा। नाइनटीन, पे डाउट आ रहा है, देखो। 19 पढ़ लो। और thermally insulated vessel containing a gas whose molar mass is equal to 40 and ratio of specific heat मतलब Cp by Cv is 1.5, गामा 1.5 है। moves with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसका स्पीड दिया हुआ। फाइंड द गैस टेम्परेचर इंक्रीमेंट, find the gas temperature increment resulting from the sudden stoppage of the vessel. Sudden stoppage of vessel, अचानक resulting from the sudden stoppage of vessel है क्या? थर्मली इंसुलेटेड वेसल है, ठीक है, कुछ मोलर मास इतना हो गया, रेशियो पे स्पेसिफिक इतना हो गया, तो उसका उस विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड ऑन द एवरेज सबका 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और स्पीड अचानक रोक दिया गया, तो वही उसको हीट करने में चला जाएगा। तो हीट करने में कितना जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी था उसको चेंज कर दो। हाफ एम बी स्क्वायर के लिए मास मालूम है क्या? हाँ,
तो गैस मोलर मास 40 दिया हुआ है और n नहीं मालूम है। अच्छा, तो वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। एनसीवी डेल्टा टी करोगे ना उधर, एक और हाफ एम बी स्क्वायर और एक और एनसीवी डेल्टा टी करो, तो एनसीवी एन कैंसिल हो जाएगा और सीवी का वैल्यू आर बाई गामा माइनस वन। सीबी आर बाई गामा माइनस था और सीपी गामा आर बाई गामा माइनस वन था ना। सीपी बाई सीबी गामा होता है, सीबी का वैल्यू आर बाई गामा माइनस वन था। इससे बस इक्वेट कर दो, एन आर बाई गामा माइनस वन डेल्टा टी। हाँ, क्लियर हुआ? ये बुक है नीरज कुमार। ओके, हाँ अब बताओ और किसमें डाउट है? हम्म। हाँ बताओ। डन, मुझे लगता है सोल्यूशन दिया हुआ है तो कर लोगे। 19 19 फिर भी नहीं हुआ। अरे एनसीबी डेल्टा थी 19 में। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? चेन इंटरनल एनर्जी, चेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर और ये हो गया एनसीबी डेल्टा टी, हाफ इंटू एन नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एन, ये सीबी का वैल्यू आर बाई गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। यही पूछा हुआ है ना, सब तो दिया हुआ है ना इधर, देखो 11। अभी क्लियर हुआ? ट्वेंटी वन, 27, 21 देखो। 24 भी ओके। 21, दो रिजिड एडियाबेटिक वेसल है। क्या क्या दिया हुआ उसके बारे में? टू रिजिड एडियाबेटिक वेसल ए एंड बी, दोनों को वॉल्यूम दिया हुआ है। Initially contain two gas at different temperature are connected by a pipe with the negligible volume. Vessel A में 2 moles neon gas है at 300 Kelvin and vessel B में 3 moles SO2 gas है at certain. Find the final pressure when the valve is opened. ओपन करोगे तो एक जो अपना एनर्जी लॉस करेगा वो दूसरे के गेन के रूप में जाएगा, एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगा वो। फाइनल प्रेशर एंड 12 का हीट इज सप्लाइड थ्रू इट टू द वेसल, उसमें हीट भी सप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, मतलब बाहर से हीट भी कर दिया गया, तो ये केवल आपस में ही चेंज नहीं होगा, मतलब एनसीवी डेल्टा टी दोनों का इक्वल नहीं करना था। हाँ,
तुम्हें क्या करना होगा कि जो हीट गया वो दोनों को ट्रांसफॉर्म करने में जा रहा है। तो हीट कितना दिया गया, 12 किलो कैलोरी। तो क्यू किधर जाएगा, इसका भी एनसीवी डेल्टा टी, दूसरे का भी एनसीवी डेल्टा टी। तो सॉल्यूशन पार्ट पे चले जाओ, यही क्या होगा, क्यू कितना है, हाँ, क्यू का वैल्यू एनसीवी डेल्टा टी नियोन का और एनसीवी डेल्टा टी SO2 का। तो वही फाइनल टेम्परेचर कितना था, मान लो 300 400 था, उसके जगह फाइनल टेम्परेचर कुछ और पहुंच चुका है। तो दोनों ने हीट गेन किया, तो दोनों का एनसीवी तो मालूम ही है, एन और सीवी मालूम है, चेंज इन फाइनल टेम्परेचर टीएफ किससे आ जाएगा, और एक बार टीएफ आ गया तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, इससे एनआरटी मालूम है, वी मालूम है, तो फाइनल प्रेशर आ गया। फाइनल टेम्परेचर ही तो चाहिए था, इसमें डाउट क्या रहा वो तब। हाँ 21 में, हाँ सिद्धि क्लियर हुआ है कैसे है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, 24 देखो क्या है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो अ रिवर्सिबल प्रोसेस, टी का वैल्यू दे दिया, टी नॉट प्लस अल्फा वी, वेरिएशन है वो दे दिया है ना, एंड टी नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट, टी नॉट अल्फा तो कांस्टेंट है। इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 to V2, then the amount of heat transferred to the gas, इसलिए इंटीग्रेशन बहुत बड़ा इंटीग्रेशन वो बोल लो, हाँ इंटीग्रेशन हो सकता है बड़ा हो, वो क्वेश्चन आईडी में कुछ बैलेंस करके पूछ लेंगे, इंटीग्रेशन बड़ा रहेगा तो। इसके सॉल्यूशन पे चल जाओ डायरेक्ट, जो मैंने सॉल्यूशन भेजा, C इक्वल टू एनसी डी टी इक्वल टू एनसीवी डी टी प्लस पीडीवी, यही था ना, फिर dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, यही था ना, एनसी डी टी इक्वल टू एनसीवी डी टी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीडीवी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीडीवी, डेल्टा एच मतलब जाएगा एन सी डी टी इक्वल टू एन सी वी एम डी टी प्लस यहाँ पे पी डी वी बाई डी टी, उसका इंटीग्रेशन, और इसका वेरिएशन दिया हुआ है, उसके थ्रू एक आ जाएगा सीवी सीपी के टर्म में, फिर उसे इंटीग्रेट कर दो Q1 से Q2 तक, यही क्या है ना। चलो मुझे लगता है अभी इसके सॉल्यूशंस देख लो, तुम लोग को समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद भी डाउट रहेंगे तो अभी डाउट नहीं रहेंगे, सॉल्यूशन है ही। ऐसा आदि बैच तब तक ये कंप्लीट कर लो पूरा। तुम लोगों ने सब कर लिया क्या, फिर जो और वो क्वेश्चन भी भेज दूं मैं, लेवल 1 वाले भी चाहिए। लेवल 1 के प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा ना, ओके ठीक है, तो मैं अभी करता हूँ। अवस्थी भी कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। हाँ ये थोड़ा सा हायर लेवल साइड पड़ जाता है, अवस्थी के लेवल का ही है, लोग दो ही बुक फॉलो करते हैं, अवस्थी नीरज कुमार, दोनों हाई लेवल बुक से। RCM कर लिया, गुड। रेडॉक्स सिलेबस में है क्या इस पर?
अवस्थी करो, रेडॉक्स का अवस्थी बहुत अच्छा है, मूल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करो, पूरा होगा भी नहीं, कई क्वेश्चन होंगे भी नहीं, अच्छे से करो वो। अवस्थी लेवल 2 किया था, ओके ठीक है। थर्मो का लेवल 2 पूरा नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स केवल होगा। हाँ कॉम्प्लेक्स तो है, मैं इसके फेज 1 में इसके लेवल 1 वाले भेजता हूँ, जेई मेंस वाले, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, अच्छे से एग्जाम दो। और एसआरजी बेस्ट तो मेरा है ही, कब है वो, फ्राइडे को आता है ना तुम लोग के साथ, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। एसआरजी के साथ परसों मिलता हूँ मैं। जस्ट ऑल ऑफ यू, तुम लोग के लिए जेई मेंस वाले क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसे भी देख लो, ओके। एटकिंस की बुक, अब वो सब जाके पढ़ोगे उस साइड, इतना कितना डेप्थ में पढ़ोगे। ये डाउट के सेशन अपलोड कर दूं, कर देता हूँ, डाउट सेशन उतना देखता नहीं मैं, कर दूंगा, ठीक है। मोल कंसेप्ट अवस्थी पूरा कर लिया, गुड, ये चाहिए था। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, अच्छे से एग्जाम देकर आओ, ओके। चलो बाय बाय।